चलिए देखिए, लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक साइज के बारे में बात कर ली थी, है ना। आप थे लास्ट क्लास? मेंटरशिप में हो गया क्लास में, हो ना आप? ठीक है। अरे कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। और बाबू, क्या हालचाल? बढ़िया। कैसन लग रहा है तुमको? प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम दूर करेंगे आपका भी। चलिए देखिए, लास्ट क्लास पहले तो हम लोग फ्लैश नोट लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, लिखें। फ्लैश नोट नंबर तुम खुद डाल लेना, ये काम थोड़ी ना बचा है। हाँ जी, क्या सिखाएं? चलो तुमको भी वही रिएक्शन सिखा दें। देखें, ये एक रिएक्शन है जो आपके सॉल्ट एनालिसिस के अंदर काम में आएगी। आयरन की टेस्टिंग के लिए काम में आती है। नॉट आयरन, टेस्टिंग ऑफ Fe3+, यानी फेरिक आयन। तो फेरिक आयन की टेस्टिंग के लिए इस रिएक्शन को काम में लेते हैं। आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, जब हीरो गुंडे के मुंह पे मुक्का मारता है तो खून निकलता है। कहाँ निकलता है? नहीं निकलता है यार। वो ऐसे रॉड की उठा के मार देता है तो भी खून नहीं निकलता। देखो आप साउथ की पिक्चर, ऐसे बैट से उठा के मुंह पे मार देगा ना तो भी बस मुंह ही होगा, फिर वापस ही आ जाएगा। खून तो निकलता ही नहीं है। पुरानी पिक्चरों में निकलता था खून तो। नहीं? अच्छा चलो, निकलता है वो खून, असली होता है नकली होता है? बताओ, नकली खून कहां से बनता है? टोमेटो केचप है? पान मसाला से। जो आगे रही है। वो मारने लगा, रुक रुक रुक। है? नहीं, वो यहां से बनता है इस रिएक्शन से। क्या बात कर रहे हो? देखो, जब भी आप ऐसा कोई भी सोल्यूशन जिसके अंदर Fe3+ एक्वस आयन है, आ जाओ आ जाओ, उसमें अगर आप एसिटिक एसिड ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो? एसिटिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन, तो आपके पास इस कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से ब्लड रेड कलरेशन आता है। कहां से आता है? इस कंपाउंड के फॉर्मेशन से। यह है आयरन एसिटेट या फेरिक एसिटेट, रादर आप इसे बोल सकते हो। तो ये आप लोग आगे आपके सिलेबस में एक चैप्टर आ चुका है सॉल्ट एनालिसिस, वहां पर इन रिएक्शंस को पढ़ोगे टेस्टिंग में, तो उसके अंदर होती है। इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, FeOH होल ट्वाइस CH3COO। तो एनसीईआरटी में गिवन है, बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप Fe3+ के सोल्यूशन में एसिटिक एसिड ऐड करोगे तो आपके पास ब्लड रेड कलरेशन वाला एक सोल्यूशन बनेगा। इसका कलर सिमिलर टू क्या होता है? ब्लड होता है। इसको रेड ब्राउन भी बोल देते हैं, बट उसके लिए आप इसे ब्लड रेड के नाम से ही जानते हो। कुमकुम का पानी, सही है। वो तो खैर कलर यूज करते हैं, बट सिमिलर टू ब्लड रेड कलर ये भी आता है। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। एक हम समराइज करते हैं कि लास्ट क्लास में उन्होंने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, ताकि आप लोग ध्यान रख पाए। हटा रहा हूं ना? जल्दी लिखो जल्दी। इन दोनों में हाइड्रोजन का है? ये क्या है, इसी को और पानी से रिएक्शन करवाओ ना, मतलब पानी में डिसॉल्व करो, और तो ये बन जाता है। हाइड्रोलिसिस से बनता है, तो ये बनेगा, फिर वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। दोनों एक ही चीज को दिखा रही है, सेम ब्लड रेड कलरेशन होता है दोनों का, और कुछ नहीं है। चलिए भाई, तो देखिए, लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया था। एक बार मैं आपको समराइज करता हूँ कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कैसे काम करती है। तीन तरह की रेडियस हमने पढ़ी थी। एक होती है पास कौन सी रेडियस?
बोलो। फिर मेटालिक गई, तेल लेना है। और फिर कौन सी रेडियस होती है? कोवलेंट। ये इन तीनों रेडियस का क्या होता है? ऑर्डर होता है। आ जाओ आ जाओ। अगर हम प्रेडिक्ट टेबल की बात करें तो देखो आप सभी ने सीख लिया कि प्रेडिक्ट टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो बताओ एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों? एज जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और अगर आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो एटॉमिक साइज क्यों? न्यू शेल इज एडेड, है ना, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। हर बार एक पीरियड से नेक्स्ट पीरियड मूव करोगे, नया शेल ऐड होगा, नया शेल ऐड होगा, तो साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, और भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी। ये जनरल वेरिएशन है। फिर मैंने आपको दो अलग अलग जगह सिखाया था, एक तो डी ब्लॉक में। बताओ डी ब्लॉक में क्या होता है? तो डी ब्लॉक में जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो बताओ फर्स्ट साइज क्या होता है? साइज फर्स्ट डिक्रीजेस, देन कांस्टेंट, एंड देन इंक्रीजेस। थोड़ा पिन पॉइंट कर सकते हैं? स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक डिक्रीज होती है। मैंने आप लोगों को बताया था मैंगनीज ट्रेंड को ब्रेक करता है, वो फॉलो। मैंगनीज की साइज अपने दोनों पड़ोसी से क्या होती है? ज्यादा होती है, तो आप इस हमेशा ध्यान रखना। फिर आयरन से लेकर निकल तक कांस्टेंट रहती है, और कॉपर जिंक क्या होती है? इंक्रीज। आप साफ साफ लिख देना, Mn का साइज क्रोमियम और आयरन दोनों से ही क्या होता है? ज्यादा होता है। पढ़ा था हम लोगों ने। इसके बाद आप आगे चलो डी ब्लॉक के अंदर, एक आप पास होती है 3D सीरीज, एक होती है 4D सीरीज, और एक होती है 5D सीरीज। बताओ 3D सीरीज से 4D सीरीज साइज बढ़ती है, और 4D सीरीज से 5D सीरीज ऑलमोस्ट सेम। क्यों? नहीं। क्यों? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलते हैं उसको। हाँ, ये क्या था? लेंथेनॉइड्स का जलवा। और जलवा क्या था? जलवा था जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस ड्यू टू पुअर शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय n-2f इलेक्ट्रॉन्स। तो पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है? जो जेड इफेक्टिव होता है वो बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से साइज क्या होती है? कम होती है। तो दो फैक्टर है, एक फैक्टर साइज को बढ़ाना चाहता है, शेल का एडिशन, और दूसरा फैक्टर जेड इफेक्टिव साइज को कम करना चाहता है। इसलिए साइज ऑलमोस्ट क्या रहती है? सेम। लेकिन ये सारा वेरिएशन काम करता है आफ्टर 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 ग्रुप 3। ठीक है? और जो ग्रुप 3 है फॉलोज नॉर्मल ऑर्डर। मतलब स्कैंडियम सबसे छोटा, फिर यट्रियम, और फिर लेंथेनम। लेकिन लेंथेनम के बाद वाले इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, मैंने आपको बताया था। उसके अलावा मैंने आपको बताया था अबाउट 13th ग्रुप, याद है? कौन कौन था 13th ग्रुप में? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बताओ साइज एल्यूमिनियम का बड़ा होता है, लेकिन गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से स्लाइटली क्या होता है? छोटा। सो गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। क्यों? वेरी गुड। एज इन दोनों के बीच में देयर एग्जिस्ट 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स in which last electron enters in n-1 d subshell, and due to
What? Poor shielding provided by d इलेक्ट्रॉन्स। बताओ Z इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता। और Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से साइज क्या होती है? कम होती है। चलो इसके बाद चलिए तो मैं आपको एक और चीज बताऊं। अगर कभी आपसे कहे, ये तो गया बोरोन, बताओ B3+ यानी इसका +3 आयन, Al3+, Ga3+, In3+ और Tl3+, इनकी साइज का ऑर्डर बताओ। तो ये तो किसकी साइज का ऑर्डर है? एटम्स की साइज का। किसकी साइज का है ना? अभी ये एटम्स की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है नॉर्मल। ओके, डोंट रिकॉग्नाइज, मत रिकॉग्नाइज, भाड़ में जा। अगर आपसे आयंस के लिए कह दे तो आपके मन में आएगी यही ऑर्डर चिपकाने की वापस से। आयंस का ऑर्डर ये नहीं होता है। अभी ध्यान रखना, आयंस के केस में साइज नॉर्मल ऑर्डर को फॉलो करती है। ये एनसीईआरटी में गिवन है, टेबल की फॉर्म में आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा, बड़े जरूर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एटम्स और आयंस की साइज में फर्क होता है। मैं आपको समझा भी देता हूं क्यों। देखो यहां पर शील्डिंग हो रही है, शील्डिंग कौन प्रोवाइड करवा रहे हैं? डी इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये शील्ड कर किसको रहे हैं? जैसे मैं आपसे बात करूं गैलियम, तो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 4s2 4p1। तो n इज इक्वल्स टू 4, इसका आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 2 4s में और एक 4p में। इसके नीचे यहां पर 3d और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 3d में जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भर चुके हैं पहले से ही। अब आप खुद सोचो, अगर d की शील्डिंग अच्छी होती तो न्यूक्लियस का चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं करता। अगर d की शील्डिंग बर्बाद है, इस न्यूक्लियस का इन आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज काम करेगा अच्छे से। तो आप बताओ यहां पर d की शील्डिंग कैसी होती है? पुअर। पुअर शील्डिंग की वजह से अभी Z इफेक्टिव इन तीनों पे काम कर रहा है। अब जस्ट इमेजिन, जब Ga से Ga3+ बनेगा, तो देखो ये तीनों तो गए, ये तीनों तो गए। अभी शील्ड किसको करेंगे भाई? धूम 2 पिक्चर देखी आपने ऋतिक रोशन वाली? नहीं देखी? कितने लोगों ने देखी है? हाँ, बहुत सारे लोगों ने देखी है। तो उसमें म्यूजियम के अंदर वो रखा हुआ होता है एक हीरा, जिसमें वो मूर्ति बन के चुराता है। बाहर पूरी सिक्योरिटी लगी रहती है, हीरो तो गियो। अब वो सिक्योरिटी करेगी क्या? किसको प्रोटेक्ट करेगी? तो बेसिकली क्या है, ये जो सिक्योरिटी वाले थे, ये इन तीनों से प्रोटेक्ट कर रहे थे। किसको? इसको। ये तीनों बोले चल छोड़ यार, चाहिए नहीं हमको, चले गए। अरे चले गए, या मान लो हीरा ही गायब हो गया, तो प्रोटेक्ट किसको करेंगे? कारण क्या, ये इन तीनों को प्रोटेक्ट कर रहे थे न्यूक्लियस से। अब आपने इन तीनों को भगा दिया, जाओ। तो ये बोलेंगे हम प्रोटेक्ट किसको करें? कोई है ही नहीं। इसलिए अब शील्डिंग वाला फंडा काम नहीं करेगा। तो ये जो आयंस हैं, ये नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेंगे, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो क्वेश्चन में अच्छे से देख लेना, आयंस की साइज कंपेयर करवा रहा है या एटम्स की? एटम्स की करवा रहा है तो गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से छोटी होगी ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आयंस की कंपेयर करवा रहा है तो साइज में कोई चेंज या ऑर्डर में चेंज नजर आपको नहीं आए। क्या वो बनते ही नहीं है? होंगे जब ना। अगर T+2 रहता तो फिर सेम काम करता, क्योंकि वो शील्ड करने के लिए बचा हुआ है वहां पर कोई ना। सही है। इसके बाद देखो, लास्ट क्लास मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी कि एक एनायन जो है वो साइज में अपने पेरेंट एटम से क्या होता है? बड़ा। और कैटायन जो है वो अपने पेरेंट एटम से क्या होता है? छोटा। तीसरा मैंने आपको जो लास्ट चीज सिखाई थी वो थी साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, मोस्ट आस्क्ड। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जो साइज होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ negative charge and is inversely proportional to magnitude of positive charge।
समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? चलिए, सब हम लोग लास्ट क्लास कवर अप कर चुके हैं और आज हम यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं और हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है? क्या कुछ कह रहे हो? ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं, देखते हैं क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। हेडिंग डाले नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एनर्जी। प्यार से आप इसे आईई बोलते हो। तो देखिए क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी, कैसे काम करती है, आप समझें कि पहले इसके डेफिनेशन को भी मैं डिफाइन करता हूं। बट जैसे मान लो आपके पास चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसी को समझा दूंगा, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन इट इज डिफाइंड एज, मेरे साथ साथ लिख लो आप लोग, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी required to remove an electron from the outermost shell, या फिर कई बार आप इसे वैलेंस शेल भी बोल देते हो, ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। ये इसकी प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन है। देखो, अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हो तो आपको उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, सिंपल वर्ड से बोलो तो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, एक एटम भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है ना? एटम कभी भी अकेला एग्जिस्ट, आप एक आइसोलेटेड एटम ला ही नहीं सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एटम ये डेफिनेशन लिखने के लिए ना वो थियोरेटिकल डेफिनेशन है, तो अभी तो आप समझे मेरी बात, रिएक्शन लिखना सीखें कि आप जब भी आयनाइजेशन एनर्जी की रिएक्शन लिख रहे हो तो जो आपका एटम है वो कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? गैसियस फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? न्यूट्रल। आप ये लिख दोगे ना, ए लिक्विड गिव्स ए प्लस लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन, तो नहीं, ये आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन नहीं है। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी की रिएक्शन लिखनी है, आपका जो एटम है वो कौन सी स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में जब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो जो एनर्जी यहां चाहिए होगी उसे हम इसकी क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, बात समझ में आ रही है? सेम ऐसे ही आपको एक और टर्म सुनने को मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? सुनने में दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, ये भी एनर्जी है ये भी एनर्जी है, बट इन दोनों में एक रिलेशन होता है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, क्या नहीं, वो डेल्टा एच आयनेशन प्लस 5/2 RT होती है, रिलेशन होता है, या थर्मो में यूज करते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो जनरली हम दोनों को बराबर लेकर चलते हैं। जनरली both are taken as same, but the actual relation is this। ठीक है, तो जनरली हम दोनों को सेम ही लेकर चलते हैं, बट जो एक्चुअल रिलेशन है वो ये है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डेल्टा एच आयनेशन प्लस 5/2 RT के इक्वल होती है। ठीक है ना? एक्सक्लूसिवली कोई पूछ ले तो, वरना चलते फिरते तो
आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों को हमको क्या लेकर चलना होता है, सेम लेकर चलना। ठीक है जी। अभी आप मुझे ये बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी वैसे लिख दिया अपन ने ऊपर डेफिनेशन में, रिक्वायर्ड मतलब देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप खुद समझें कि सिंस इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड बाय द attraction force of nucleus. So to remove an electron, energy has to be supplied. So ionization is an कौन सा प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो आयनाइजेशन होता है किसी भी एटम का वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, जब आपको न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है, और अगर आप इसे अट्रैक्शन फोर्स से फ्री करना चाहते हो तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ऑल इन ऑल इस कहानी में हमको ये समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसको निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा। बताओ उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। जितना कम अट्रैक्शन फोर्स होगा, बताओ आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी ही कम। तो आप ये समझें, मोर जेड इफेक्टिव मतलब मोर अट्रैक्शन। ये चलो वो तो आगे देख ही लेंगे, आप अभी तो लिख लो, सिंपल सी बात है। मोर अट्रैक्शन implies to more energy required and this implies to higher ionization energy. आयनाइजेशन एनर्जी का सिंपल है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेहनत भी क्या करनी पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा। तो आपको फैक्टर्स रटने नहीं है, समझना है कि यार क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। अब बाहर निकालने के लिए उसको अट्रैक्शन फोर्स से फ्री करना पड़ेगा। जितना कम अट्रैक्शन होगा उतनी आसानी से फ्री होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही मुश्किल तरीके से वो फ्री होगा। कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। चले, तो अब सबसे पहले बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है सीखने के बाद। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर इसका वेरिएशन भी देख लेंगे। तो जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो तो आपको दिख ही रहा है, वो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप मुझे बता दो खुद ही, बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ आयनाइजेशन एनर्जी कैसे बदलेगी, बढ़ाने पर बढ़ेगी या कम होगी? तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। सही है? कहां चले गए आप? चलिए, दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है साइज। अब देखो रटने वाली बात नहीं है, लोग प्रोपोर्शनल लिखवा के, मैं प्रोपोर्शनल लिखवा नहीं रहा हूं, मैं कोई याद भी रखनी। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। तो हम प्रोपोर्शनलिटी नहीं रटेंगे, हमें लॉजिक पता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, कम होने पर क्या होगी, कम। अच्छा बताओ साइज, आप समझो कि ये एक एटम है ना, तो एक एटम तो है ये और एक एटम है ये। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है। आप ही बता दो इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत कहां से ज्यादा करनी पड़ेगी, यहां पर। क्यों? डिस्टेंस क्या है,
कम, यहां डिस्टेंस क्या है, ज्यादा। तो स्मॉलर डिस्टेंस मतलब मोर अट्रैक्शन, ग्रेटर अट्रैक्शन, और ग्रेटर अट्रैक्शन मतलब मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। बोलो सही बात है। यहां पर क्या है, हायर डिस्टेंस, लार्जर डिस्टेंस, लेसर अट्रैक्शन, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। सही बात है। सो आप यहां से बोल सकते हो कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होने वाली है भाई साहब, दैट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना छोटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी उतनी ही ज्यादा, साइज जितना बड़ा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी उतनी ही कम। कोई डाउट? इसके बाद चलते हैं अपने अगले फैक्टर्स पर। जो तीसरा फैक्टर है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p2, एक है 2p3 और एक है 2p4। तो देखो 2p3 कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, यह हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही अगर आप कंपेयर करना चाहो 2p5 एंड 2p6, तो बताओ 2p6 कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, फुल फिल्ड है। और हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। एक सेकंड देना मुझे। हाँ भाई चले, सॉरी। तो देखो ये जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं रिलेटिवली क्या होते हैं, स्टेबल। ऐसे फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ half filled and full filled configurations, they have relatively higher ionization energy, relatively higher ionization energy। यानी 2p3 की आयनाइजेशन अपने दोनों पड़ोसी से ज्यादा होगी। सिमिलरली इन दोनों में कंपेयर करो तो 2p6 की आयनाइजेशन एनर्जी 2p5 से क्या होगी, इवन 2p4 से भी ज्यादा ही होगी। तो जहां भी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड आएगा वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी अपने पड़ोसियों से हमेशा क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, क्या 2p6 ऑब्वियसली, वो अभी आप सीख लोगे। और भी फैक्टर है ना, खाली एक ही फैक्टर नहीं है, सबका कोलैबोरेटिव इफेक्ट भी देखते हैं। फोर्थ, ये भी बहुत काम का है क्योंकि जनरली दिखता नहीं है, इसलिए टाइप ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। देखो अगर हम बात करें कि क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होते हैं, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। ये चीज आप समझें, एस ऑर्बिटल इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस एंड एफ ऑर्बिटल इज फारदेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। ऑब्वियसली सेम शेल के लिए, जैसे मान लो सेकंड शेल है तो उसमें 2s और 2p होते हैं, तो 2s न्यूक्लियस से ज्यादा पास है, 2p दूर है। थर्ड शेल में 3s 3p 3d होते हैं, तो 3s सबसे पास, फिर 3p, फिर 3d। फोर्थ शेल में 4s 4p 4d 4f चारों होते हैं,
4s न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास, फिर 4p, फिर 4d और फिर डिस्टेंस होती है। अब खुद बताओ, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की मेहनत सबसे ज्यादा कहां पर होगी, s ऑर्बिटल में या f ऑर्बिटल में? s ऑर्बिटल में होगी ना, है ना? सो मोर एनर्जी या हायर एनर्जी is required to remove electron from s orbital as compared to other orbitals. तो ये 4 मेजर फैक्टर हैं जिसके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है डिपेंड करती है, और इन्हीं के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, काम किया करेंगे। लिख लिया? लिखो फटाफट इसको। चलिए, ये सीखने के बाद अब चलते हैं सबसे पहले तो जनरल वेरिएशन के ऊपर। तो देखिए, जनरल वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। मैंने भी टेबल ही तो बोला है? तो देखिए, जनरल क्या है, एक तो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, बताओ लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। बताओ जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जनरल वेरिएशन, जनरल का मतलब क्या होता है, कभी बदल सकता है, फिक्स। जनरल मतलब हाँ, ठीक है। जैसे जैसे कटप्पा, नहीं नहीं नहीं, छोड़ो अभी, जैसे याद ही नहीं आ रहा कुछ बढ़िया। नहीं नहीं, जैसे इंसान जनरली अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। चलो ऐसा कर लेते हैं, मूवी पे मत जाओ तुम अभी। जैसे डॉक्टर्स हमेशा मरीजों की जान बचाने के लिए काम करते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता है ना? कुछ डॉक्टर उड़ाने का काम भी करते हैं, ऐसा देखते हैं ये साबुत कितने का बिकेगा, ये टुकड़ों में कितने का बिकेगा, मानव तस्करी होता है ना? तो जनरली डॉक्टर मरीजों को बचाने का काम करते हैं जनरली, पर ये ट्रेंड कहीं पर भी ब्रेक हो सकता है, समझ पा रहे हैं? जनरली पुलिस वाले चोरों को पकड़ते हैं जनरली, है ना? लेकिन ये ट्रेंड कहीं पर भी बदल सकता है। जनरली पॉलिटिशियन देश को बढ़ाते हैं आगे, देश की सेवा करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सो जनरली इज अ ब्रॉड टर्म। जनरली ये पूरी प्रजाति, जनरली बंदर पेड़ों पर रहते हैं, जनरली रहते हैं, घरों में भी रहते हैं, फ्रिज खोल के मक्खन निकाल के ले जाते हैं, है ना? सो द पॉइंट इज जनरल इज ब्रॉड टर्म, लेकिन कहीं पर भी वो टर्म या उसका बिहेवियर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, इट कैन बी इंपैक्टेड इजीली। तो इसलिए बोल रहा हूं जनरल ट्रेंड को हम कभी भी याद नहीं रखेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको मानते हैं पत्थर लगे, सर आपने तो बोला था लेफ्ट राइट चलने पर बढ़ता है, अब क्यों कम हो गया? अरे भाई वो जनरली बोला था, इन जनरल बढ़ता है चलते फिरते, हर जगह बढ़े इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिमिलरली जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है,
और साइज बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या होती है, कम होती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। फैशन के दौर में गारंटी की चिंता ना करें। पढ़ा नहीं तुम दुकान पे स्लोगन कभी, आज नकद कल उधार, है ना? फैशन के दौर में गारंटी की चिंता ना करें, फैशन करें। सही है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये वो जनरल ट्रेंड, इसको हम देखेंगे नहीं ज्यादा। अब बात करते हैं हमारे काम के जो ट्रेंड्स होंगे उनकी। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरिएशन ऑफ, बहुत ध्यान से सुने, समझें और सीखें, रटना नहीं है। इन सेकंड पीरियड, पहले सेकंड पीरियड को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप सेकंड पीरियड को देखें तो ये स्टार्ट होता है लिथियम से, एटॉमिक नंबर 3। चलो बताओ, लिथियम के बाद कौन आता है? मोरॉन? अच्छा, आपने बोरोन बोला क्या? मैंने मोरॉन सुना। बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर और फिर। सही है। अभी आप देखो, लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 2s1। क्या होता है? बेरिलियम का क्या होता है? 2s2। बोरोन का 2s2 2p1। कार्बन का 2s2 2p2। नाइट्रोजन का 2s2 2p3। ऑक्सीजन का 2s2 2p4। 2s2 2p5। 2s2 2p6। सही है। अब अगर हम जनरली लेफ्ट टू राइट चलें तो आयन एनर्जी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं। देखिए, लिथियम से बेरिलियम चलते हैं तो बेरिलियम की आयन एनर्जी लिथियम से क्या होती है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट चलने पर जेड इफेक्टिव क्या हो गया है? बढ़ गया है। बेरिलियम से बोरोन, जनरल ट्रेंड के हिसाब से बेरिलियम से बोरोन जाने पर आयन एनर्जी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ती नहीं है। बेरिलियम की आयन एनर्जी बोरोन से क्या होती है? ज्यादा। वेरी गुड, गलत है। और बोलो। इफत बोरोन एंड बेरिलियम में ऑब्वियसली बोरोन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है। कोई कुछ बोला? हाँ, दाऊ। हाँ, वेरी गुड, सही पकड़े हैं। देखें, इसका कारण फुलफिल्ड नहीं है भाई, ये ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल फुलफिल्ड से फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड होना चाहिए पूरा। खैर, लोग इसका बोल देते हैं कि फुलफिल्ड इसलिए ज्यादा, इसका एक्चुअल लॉजिक कुछ और है। जरा ध्यान से देखें, यहां इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम 2s। बताओ, यहां इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा? जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो हम पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से निकलेगा, 2p तो खाली पड़ा है। और इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 2p से। ठीक है, रिमूव फ्रॉम 2p। बोलो, समझ में आ रहा है? बताओ, 2s और 2p न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन है? सो सिंस 2s is more closer to nucleus, more energy is required to remove electron। सही है। तो इलेक्ट्रॉन को 2s से निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू 2p। लेकिन ध्यान रखना, ये इफेक्ट अड़ोसी, अड़ोसी समझते हो? एंड पड़ोसी, अब समझाओगे, पे काम करता है, तिड़ोसी पे काम नहीं करता।
मतलब बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी अपने दोनों पड़ोसी से क्या होगी, ज्यादा, अड़ोसी और पड़ोसी। उसके अगला कौन आएगा, तिड़ोसी। तिड़ोसी पे काम, क्योंकि इसके और इसके बीच में जेड इफेक्टिव डोमिनेट करना शुरू कर देता है। तो ये इफेक्ट सिर्फ उन एटम्स पे काम करेगा जिनमें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 हो। यानी ये एटम है तो इसके इधर वाला और इसके इधर वाला एक से आगे गया, तो इधर से इधर चलने पर साथ में कौन बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है। तो अगर आप कार्बन और बेरिलियम को कंपेयर करो तो फिर से कौन जीतेगा, कार्बन। फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन के अपने दोनों पड़ोसी से ज्यादा होगी, रीजन बीइंग हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। बोलो समझ में आ रहा है। फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन फ्लोरीन देखोगे तो फ्लोरीन ज्यादा होगा, और फिर कौन ज्यादा होगा, नियॉन, क्योंकि नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन तो कैसा है, वैसे भी फुल फिल्ड। कॉपी करो एक बार पहले तो। तब देखो आपके मन में डाउट आएगा, तो अच्छा फिर कार्बन और बेरिलियम में किसका ज्यादा होगा, तो आओ ओवरऑल अरेंज करते हैं। तो फाइनल ऑर्डर जो है, रटने की जरूरत नहीं है, पहले ऐसे बना लेना और फिर अरेंज कर लेना। सबसे कम कौन है, लिथियम। फिर कौन आ जाएगा, सॉरी हाँ लिथियम। फिर कौन आएगा, बोरोन। बोरोन के बाद कौन आएगा, बेरिलियम। इसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर कौन आएगा, फ्लोरीन, और फिर कौन आएगा, नियोन। दिस इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। आराम से देख लो, किसी को डाउट तो पूछ सकता है। क्या ये ट्रिक है, बाकी आप बना लो जो बनाना चाहो। हाँ जी बोले। हाँ कार्बन भी 2p से निकल रहा है, बोरोन से भी तो जंप आ गया ना, जेड इफेक्टिव तो चल रहा है साथ साथ में। कार्बन का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता तो डोमिनेट कर जाता। थोड़ा सा बेरिलियम से, इसलिए तो वहां कॉन्फ़िगरेशन डोमिनेट कर रहा है। हाँ भाई, सेम ऐसे कि ऐसे आप थर्ड पीरियड को अरेंज कर सकते हो। तो थर्ड पीरियड में लिथियम में जो कौन आ गया, सोडियम, पोटेशियम, फिर कौन आएगा, एल्यूमिनियम, फिर आएगा सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। आप देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, 3s1। पोटेशियम का 3s2। हाँ मैं वही सोच रहा था कौन गया, सॉरी भाई गलत लिख दिया है। मैग्नीशियम 3s2, एल्यूमिनियम 3s2 3p1, सिलिकॉन 3s2 3p2, फॉस्फोरस 3s2 3p3, सल्फर 3s2 3p4, क्लोरीन 3s2 3p5 एंड आर्गन 3s2 3p6। हाँ जी बताएं, सोडियम मैग्नीशियम में किसकी ज्यादा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3s से, यहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3p से। सेम ट्रेंड बताओ, एल्यूमिनियम सिलिकॉन में सिलिकॉन, सिलिकॉन फॉस्फोरस में फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सल्फर में फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। हाँ भाई पूरा अरेंज करो। तो सबसे कम सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर है सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन और फिर आर्गन। इस तरह से आप इनके एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। आप नोट वोट नहीं लिख रहे होगा तो आगे के भी सब छूटता जाएगा ना।
ये नोट्स नहीं, ट्रेन है ट्रेन। छूट गई तो गई, फिर कोई नहीं लिखता। आप देखोगे ओहो 40 पन्ने एक साथ लिखने हैं, लाहौल भला कुवत। पीडीएफ है ना, इसलिए अभी ट्रेन पकड़ लो, अभी बैठ जाओ। क्या चेंज होती है ना यहाँ पर भी, अभी केमिस्ट्री की ट्रेन चल रही है, फिर फिजिक्स की चलेगी, फिर बायोलॉजी की चलेगी। बदलो आराम से, सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लेकिन ये सिर्फ सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड में ही काम करता है, फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड्स कहानी बदल जाती है। तो देखो फोकस यहाँ पर क्या है, ये सीखने का है। आप मेरी बात समझें कि आयनाइजेशन एनर्जी किसी एक फैक्टर पर डिपेंड, जैसे आपका नीट में सिलेक्शन होगा खाली केमिस्ट्री पढ़ने से नहीं, आपका नीट में सिलेक्शन होगा पढ़ने से नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने से भी होगा, टेस्ट की प्लानिंग करने से भी होगा, टेस्ट में मार्क्स लाओगे उससे भी होगा, फिर आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए, है ना। पता बड़ा एग्जाम वाले दिन 10 लग गए, कहां से एग्जाम दे पाएगा आदमी। सो द पॉइंट इज कि हाँ, सिलेक्शन पढ़ने से होता है, सही बात है। लेकिन सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो उसमें क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। सारे फैक्टर्स का बैठ के जो समीकरण बना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। वो दिन आपका होना चाहिए, वो दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, वो दिन आप बिल्कुल टाइम से एग्जाम हॉल पहुंचने चाहिए हो, आपकी जेब से कोई चिट नहीं मिलनी चाहिए, वरना मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए वो सफेद बक्से वाली, पीछे सफेद बैकग्राउंड वाली, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट होना चाहिए, सिंपल चप्पल होनी चाहिए, नॉर्मल, है ना। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो आप बहुत पढ़े, हर टेस्ट में आपके 720 में 720 मार्क्स हैं, लेकिन आप सेंटर ही टाइम पे नहीं पहुंच पाए, इल्ले, समझ पा रहे हो ना। जैसे बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं। तो मेरी बात समझना चाह रहा हूं, ये जो ऑर्डर आ रहा है ये सारे फैक्टर्स को एडजस्ट करने के बाद आ रहा है। एक बार आपने देखा है, अब आपको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए कि सेकंड पीरियड में वेरिएशन क्या होता है, थर्ड में गिनती के 5 या 6 टोटल वेरिएशन होंगे जिनको आप सीखोगे, और फिर उनसे आप और जगह पर दिमाग लगाओगे। तो जब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दिमाग भी लगाएंगे, बट हाल फिलहाल आप इन चीजों के ऊपर फोकस करें। कोई डाउट यहां तक? क्या? फास्फोरस, जितना दूर जाते जाओगे उतना एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा। बाबू इसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है? 12। इसमें कितना है? 15। 15 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स भी तो कुछ होगा। फिर वही बात है ना, एक फैक्टर पकड़ लिया, यहाँ 3p से, यहाँ 3p से, वो एक फैक्टर था। दिस वर्क्स ओनली फॉर अडोसी एंड नॉट फॉर तिलोसी एंड सो ऑन, ठीक है। जेड इफेक्टिव। चलिए जी, फिर देखें अगला पॉइंट इसी के अंदर, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन 13th ग्रुप। फिर से आ गया। 13th ग्रुप में कौन कौन होता है? बैंगन, आलू, गाजर, इंडियम एंड थैलियम, थैला। क्या? चलो कोई नहीं, जाने दो, तुम तो मत जाओ, तुम यहीं आ जाओ। तो देखिए जनरल ट्रेंड ये कहता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब आप देखें, बोरोन एल्यूमिनियम से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से क्या होती है? ज्यादा। लेकिन आप थोड़ी देर पहले देखो, आपने एक ट्रेंड देखा था, एल्यूमिनियम गैलियम में साइज किसका छोटा था? गैलियम साइज में छोटा था,
आप देखो ये कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड, ये कौन सा है, थर्ड, ये कौन सा है, फोर्थ। देखो सब कुछ डिपेंड करता है आप चीजों को कॉन्शियसली सीख रहे हो या नहीं। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, ये रहा सबूत भी उसका, आ गया, ये रहा। देखो अभी इतनी बड़ी कहानी सुनाई थी। बताओ पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा आयनाइज एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हाँ, जनरल ट्रेंड ये कहता है कि गैलियम की आयनाइज एनर्जी एल्यूमिनियम से कम होनी चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइज एनर्जी क्या होती है, कम होती है। सही है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक अलग फैक्टर काम कर रहा है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से यहां पर क्या होगा, चेंज होगा। तो एल्यूमिनियम से गैलियम में गैलियम की आयनाइज एनर्जी ज्यादा होती है। तो गैलियम हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन एल्यूमिनियम एज देयर एग्जिस्ट कितना, 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो एल्यूमिनियम से गैलियम के बीच में इसका एटॉमिक नंबर है 13, इसका है 31। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 डी सबशेल होता है। एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय डी इलेक्ट्रॉन्स, बताओ जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती। कॉपी करो एक बार आप इसे, हो गया। फिर देखो ये पीरियड टेबल का कौन सा पीरियड होता है, फिफ्थ, और ये कौन सा होता है, सिक्स्थ। सही है। अब आप याद करो, मैंने आपको एक जलवा सिखाया था, किसका, लेंथेनाइट्स का जलवा। पलटो इतिहास के पन्ने, मतलब नोट्स के पन्ने पलटो, और देखो क्या सिखाया था उसमें। पुअर शील्डिंग इंक्रीजेस, सही, Z effective increases due to poor shielding provided by n-2f electrons। और ये कहां कहां काम करता है, लेंथेनाइट्स का जलवा कहां काम करता है, आफ्टर ग्रुप 3 ऑन मूविंग फ्रॉम फिफ्थ टू सिक्स्थ पीरियड। बताओ ये कौन सा ग्रुप है, 13। तो 13 ग्रुप है। आप देखो फिफ्थ से कहां मूव कर रहे हो, सिक्स्थ पीरियड। बताओ यहां पर क्या आएगा, लेंथेनॉइड्स का जलवा, जलवा जलवा आएगा ना। तो क्या होता है लेंथेनॉइड्स का जलवा, सेम इसी तरह, देयर एग्जिस्ट हाउ मेनी, लैंग्वेज बोलना सीखो, देयर एग्जिस्ट कितना, 14। यही नहीं पता अभी तो लोगों को 14 होते हैं। लेंथेनॉइड एलिमेंट्स जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, एंटर्स इन n-2f सबशेल। और f की शील्डिंग कैसी होती है, पुअर। एंड ड्यू टू द पुअर शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय f इलेक्ट्रॉन्स, बताओ z इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। और z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसीलिए थैलियम के आने से जहां उम्मीद थी कि कम होनी चाहिए थी, इंडियम से क्या होती है, ज्यादा। गैलियम इंडियम में ऑब्वियसली गैलियम की ज्यादा होती है, क्योंकि वहां कोई नहीं आता बीच में। सो ओवरऑल अब अगर आप इसकी एक्चुअल आयनाइजेशन का ऑर्डर याद रखो तो वो है बेताल गया अलादीन। मतलब मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, आप कैसे याद रखो आपकी इच्छा है।
सो दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। ये मैं आपको शायद फ्लैश नोट में भी लिखवा चुका हूं, बट कोई फायदा नहीं है, वो तो फ्लश नोट है, उनको लिखते हैं और इसे सुबह सुबह लिखो, शाम को फ्लश करो। क्या? बेताल गया अलादीन, बेताल गया ऑल इंडिया। कोई बात नहीं, आप जमा लो जैसे भी है। बैंगन थैला आलू गाजर, गाजर आलू इंडिया। कभी सोचा नहीं बैठ के उन्होंने, बना लेना आप यार। तो वैसे भी गाता ही है। बेताल गाए ऑल इंडिया, बेताल गया अलादीन। सबको अपना अपना है याद, बना लेना। ट्रिक बनाने में क्या ही है, तुम 5 मिनट बैठोगे कुछ ना कुछ तो बना ही लोगे। हो गया? ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना तो आज तक पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है। ये आप दोबारा पढ़ोगे जब मैं आपको पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा, ये सब रिपीट होगा। इनमें मैक्सिमम चीजें जो आप यहाँ पढ़ रहे हो वहां पर भी रिपीट होने वाली। चलिए, ग्रुप 13 के बाद जो अगला यहाँ पर इंपॉर्टेंट वेरिएशन है वो है ग्रुप 14 का, कार्बन फैमिली। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो देखें, ये पीरियड टेबल का सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। आप उम्मीद करोगे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की तरह यहां से यहां पर कुछ आए। यहां आपने देखा था, यहां पर कौन सा आ रहा था? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जलवा आ रहा था, है ना। उसको डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन कई बार बोल देते हैं याद रखने के लिए, पर ऐसी कोई चीज होती नहीं है दुनिया में, अपन अपने लिए बोल लेते हैं। यहां पर डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करता है, कि मैंने आपको ये पढ़ाया था, सिखाया था कि बहुत वीक इफेक्ट होता है, सिर्फ 13 ग्रुप में काम करता है। 14, 15, 16 ग्रुप में ये काम। लेकिन सबसे खतरनाक कौन है? लेंथेनॉइड्स। यहां भी लेंथेनॉइड्स का जलवा काम करेगा। क्या? यस। सो अगर आप आयनिक एनर्जी का ऑर्डर देखें तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयनिक एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन टिन की आयनिक एनर्जी, सॉरी लेड की आयनिक एनर्जी टिन से क्या होती है? ज्यादा। अगर आप ओवरऑल ऑर्डर देखें तो सबसे कम आयनिक एनर्जी किसकी होगी? टिन की, फिर आएगा लेड, फिर आएगा जर्मेनियम, फिर आएगा सिलिकॉन और फिर आएगा कार्बन। ऐसा लिख लो या ऐसा लिख सकते हो, कार्बन सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, लेकिन लेड की एनर्जी टिन से क्या होगी? तो कुछ कॉमन वेरिएशंस है आयनिक एनर्जी के जो आप लोगों को पता होने चाहिए। डियर कस्टमर, योर SBI योनो नेट बैंकिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स INR 9690 9690 will expire today. Please redeem your points in cash. Click the link. 9440218630। पता है मेरे को। ऐसे लोगों को मैं गाली लिख के भेजता हूँ। कुत्ते कमीने, मैं तेरा अकाउंट खाली कर दूंगा। ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर हैं, इस पे आप ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट आप। ठीक है ना। तो ये बात हुई आयनिक एनर्जी की। देखते यार, ये फोन ऐसी चीज है ना, खोलो किस काम के लिए, और मैंने क्वेश्चंस कराने के लिए खोला था, आगे के PDF। हाँ, वो लिंक आ गया। डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में फुल। आइए भाई, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरह के आज तक पूछे गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, अब मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूं। आज मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म नहीं लाया, मैं इसलिए लिख लिख के करवा रहा हूं। यह है AIPMT 2010 का क्वेश्चन।
बहुत साल हो गए हैं, रिपीट हो सकता है। ओल्ड इज गोल्ड माय फ्रेंड। PNCL आपको अरेंज करना है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। बताओ भाई, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा। वो करो तो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। 496, 737, 776 करण जौहर पर मूल। What will be the ionization energy of aluminium? पहला ऑप्शन ग्रेटर देन 766, दूसरा ऑप्शन ग्रेटर देन 496 एंड लेस देन 737, तीसरा ऑप्शन ग्रेटर देन 737 एंड लेस देन 766, फोर्थ ऑप्शन 496। नीट 2022 ये कौन सा था भाई? एम्स 2013। डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी पुत्र, बताओ उत्तर। सबसे आगे, सबसे कम, फिर क्लोरीन का सबसे कम, ठाकुर तो गियो। हाँ जी, बेरिलियम कहाँ है यहाँ? आज शाम को ही है, अभी तो 8 भी नहीं बजे। मैग्नीशियम की सबसे कम, मैग्नीशियम सबसे कम, फिर कैल्शियम। वेरी गुड, गलत है। सबसे कम कौन? मैग्नीशियम, फिर फास्फोरस। क्या अक्कड़ बक्कड़ मम्मी वो खेल रहे हो क्या बे? है? फिर कैल्शियम, और कोई? हाँ, कैल्शियम, अच्छा सबसे कम कौन? अच्छा तो एटॉमिक साइज है बे,
हाँ अरे सॉरी सॉरी, मेरी भी गलती है, मैं आईने से जो देख रहा हूँ। हाँ क्लोरीन। ये सही कहाँ है? मैंने तो जो जो बोलते गया लिखता गया, वो एरर तो आपको ही देखना है ना भाई साहब। हाँ तो ये सही है। सॉरी, मैं आयनाइजर जी देख रहा था यार एक्चुअली। तो दिख रहा है साफ साफ, फास्फोरस और क्लोरीन थर्ड पीरियड पे चलो। तो मैग्नीशियम है थर्ड पीरियड का, कैल्शियम है फोर्थ पीरियड का। मैग्नीशियम में आएगा, मैग्नीशियम कौन कौन आता है यहाँ पर? एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन। तो कैल्शियम जो है वो फोर्थ पीरियड का है, तो सबसे आगे होगा साइज में, है ना। और लेफ्ट राइट जाने पर साइज क्या होती है? डिक्रीज। तो सेकंड नंबर मैग्नीशियम बड़ा होगा, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन सबसे छोटा होगा, तो यही करेक्ट है। हाँ जी, यहाँ पर आए एम्स 2013। सेकंड, सोडियम मैग्नीशियम। तो हमारे हिसाब से सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है। देखो पूछने का तरीका देखो उसका। तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? 3s1। मैग्नीशियम क्या होता है? 3s2। एल्यूमिनियम क्या होता है? 3s2 3p1। सिलिकॉन क्या होता है? 3s2 3p। आप खुद देख लो, क्या मैग्नीशियम की आयन एनर्जी दोनों पड़ोसी से ज्यादा होगी? क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन 3s से रिमूव हो रहा है और यहाँ किससे रिमूव हो रहा है? 3p से। अभी अभी सीखा था हमने। उसने इनडायरेक्ट पूछा, आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि यार देखो, सोडियम की वैल्यू जो है ना वो 496 है, और मैग्नीशियम की वैल्यू 737 है। तो ये पक्का है कि एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो मैग्नीशियम से तो कम होगी, लेस देन 737। लेकिन सोडियम से क्या होगी? ज्यादा। तो ग्रेटर देन 496, लेस देन 737, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बोलो, समझ में आ रहा है? थर्ड, इसको कौन ही गलत करेगा? जो करेगा वो बहुत बड़े वाला होगा। क्या, वो तो आप समझ ही गए होंगे। थर्ड, अच्छा थर्ड मुझे लगा बोलो साइड हो जाओ। कौन कौन होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मैं कभी ऑर्डर सिलेक्ट नहीं करता, मैं ही तो ऐसे एक लाइन लिखूंगा। नाइट्रोजन की अपनी दोनों पड़ोस से ज्यादा होती है, ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा होगा। तो सबसे आगे कौन आएगा? फ्लोरीन। कौन? ये गया, ये गया। सही है। आ जाओ यहाँ पे, ओ और एन में ज्यादा कौन आएगा? एन। ये रहा। फर्स्ट तो आएगा तो सेकंड ही होगा अब तो। सेकंड नहीं होगा ना? क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के पीछे लिखा गया है, नाइट्रोजन की एनर्जी ऑक्सीजन से क्या होगी? ज्यादा। चलिए जी, अगला प्रश्न। आप, मैं पूरा लिख रहा हूं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में अरेंज करना है। आप तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर देख लो, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देता हूं। पहला ऑप्शन, आलू, मांगे, सिरका से। आलू, मांगे से सिरका पी ले। मांगे, आलू, सिरका, पीले से। मांगे, आलू, सिरका से पीले। लो भाई, बोलो इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है?
एक सेकंड, हाँ जी बताएं। फर्स्ट वाले का सेकंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनस एनर्जी, तो कौन कौन आता है? मैग्नीशियम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर सल्फर और फिर फास्फोरस। तो देखो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट 3s2, एल्यूमिनियम का 3s2 3p1, तो इन दोनों तो मैग्नीशियम ज्यादा होगा। फिर एल्यूमिनियम सिलिकॉन में भी अब Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो सिलिकॉन ज्यादा होगा, सॉरी फास्फोरस तो बाद में आएगा ना यार, उल्टा सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर। फिर ये 3s2 3p2, देखो ये लिखना आना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर धीरे धीरे आप अपने आप हवा में ही कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 3p3 है, तो फास्फोरस की दोनों पड़ोसी से ज्यादा होगी। और फिर सल्फर क्या होगा? 3s2 3p। अब मुझे पता है इन सब में कौन जीतने वाला है? फास्फोरस। फास्फोरस फास्फोरस इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। और सबसे पीछे कौन होगा? एल्यूमिनियम। तो देखो ये तो गए, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अब मैं अगर अरेंज करूं तो फास्फोरस सबसे आगे, सिलिकॉन सल्फर में कौन जीतेगा? बताओ भाई, आवाज नहीं आ रही। सिलिकॉन सल्फर में कौन जीतेगा? सल्फर। गैप आ गया, Z इफेक्टिव ज्यादा है, तो बताओ सल्फर कहां ज्यादा है? ये रहा, तो यही आंसर है। तो सबसे आगे फास्फोरस, सेकंड नंबर पे आएगा सल्फर, फिर आएगा कौन? सिलिकॉन, फिर कौन आएगा? मैग्नीशियम, और सबसे पीछे कौन होगा? एल्यूमिनियम। जेई मेन 2022 का क्वेश्चन था ये। हाँ जी ये बताओ, फोर्थ। तो मैंने आपको पहले सिखाया, अगर आपको कभी भी आयंस के बारे में साइज कंपेयर करनी हो, आयनिक रेडियस, तो सबसे पहले क्या देखोगे कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या फिर नहीं है। क्या आपने देखा? सबसे पहले चीज आयन लिखे हुए हैं तो सबसे पहला फिल्टर क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। बताओ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। 20 में से 2 गया तो 18, 19 माइनस 1 18, 17 प्लस 1 18, और 16 प्लस 2 18। हाँ जी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जो साइज होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही। सही है ना? देखो जेई मेन 2024 का क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्या बोल लो? द एलिमेंट having the highest first ionization energy. First option silicon, second option aluminium, third option nitrogen, and fourth option carbon. देखो ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया था और 2023 में पूछा गया। ये क्वेश्चन AIEEE 2012 में पूछा गया था, फिर जेई मेन 2024 में पूछा गया। आपके सामने भी आ सकता है। थर्ड, ठीक है। देखो पास कौन कौन? नाइट्रोजन कार्बन, तो देखो कार्बन होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन आगे चलता है। कार्बन नीचे कौन होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन से पहले कौन आता है? एल्यूमिनियम। तो काम करो, एल्यूमिनियम
क्योंकि एल्यूमिनियम दिया है, और एक है सिलिकॉन। बताओ कार्बन नाइट्रोजन ये कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड, ये कौन सा पीरियड है, थर्ड। बताओ डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइज एनर्जी जनरली क्या होती है, डिक्रीज। तो कार्बन की आयनाइज एनर्जी सिलिकॉन से क्या होगी, ज्यादा। लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनाइज एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। तो सिलिकॉन की आयनाइज एनर्जी एल्यूमिनियम से क्या होगी, ज्यादा। लेफ्ट टू राइट चलने पर इंक्रीज। वैसे भी नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक तो ये सेकंड पीरियड का है, साइज में छोटा है, दूसरा इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाफ फिल्ड। इन चारों में सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, वी डोंट नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम उसके बारे में जानते ही नहीं है अभी तो, जानते तो लगाने का क्या फायदा। देयर इज नो रोल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन आयनाइजेशन एनर्जी। नहीं 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 ऐसा नहीं, आप इन जनरल कर सकते हो सेकंड थर्ड पीरियड में, फोर्थ फिफ्थ पीरियड में गेम चेंज होगा, अभी वहां पहुंचे नहीं है, नेक्स्ट क्लास पहुंचेंगे। अभी सिंपल स्टेप्स, अगले क्लास में डी ब्लॉक की थोड़ी बहुत बात करेंगे, फिर वो डी ब्लॉक में और पढ़ेंगे, वहां देखेंगे, तो वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लेवल पे आपसे जो भी पूछेगा इन्हीं में से पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, इसलिए रटे ना, कुछ भी रटने का नहीं है। सबसे पहले देखें आप क्या पढ़ रहे हैं, भाई मैं आयनाइज एनर्जी पढ़ रहा हूँ, क्या काम में आती है। अब आप देखो आपने पढ़ा, बताओ आयनाइज एनर्जी से आपने क्या सीखा, क्या मतलब क्या आयनाइज एनर्जी का। तो आयनाइज एनर्जी मैं लिखवा भी देता हूं आपको, सिग्निफिकेंस बोलते हैं अपन इसको, लिख लो आप चाहो तो। सिग्निफिकेंस यानी मतलब ऑफ आयनाइज एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज of an element gives its tendency to get converted into a cation. Lower is the ionization energy of an element, या फिर आप इसे इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। So lower is the ionization energy of an element, higher will be its tendency to lose electron and form cation. देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है मेटालिक नेचर, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी जनरली उसका मेटालिक नेचर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। इसीलिए बोलते हैं कि मेटल्स जैसे सोडियम, लिथियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्यों है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत कम, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब यही है, एक एटम कितनी आसानी से कैटायन बनाना चाहता है, वो चीज हम किससे बता सकते हैं, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है, तो अपन यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं।